अगर हम इंटरस्टेलर यात्रा पर जा रहे हैं या कुछ दिलचस्प काम कर रहे हैं जिसकी आगे बात करेंगे, तो ये हमारे लिए एक नया और रोमांचक अनुभव हो सकता है। तो इन शिप्स में कितने हिस्से एआई सिस्टम से भरे होंगे, आप क्या सोचते हो? क्या होता अगर इन शिप्स में कौन से जीवित जीव होंगे जो इनका हिस्सा बनेंगे? हाँ, लाइफ की तलाश में एआई के बारे में सोचना थोड़ा डिप्रेसिंग है, क्योंकि मैंने इस पर पिछले कुछ हफ्तों से काफ़ी सोचा है, खासकर चैट जीपीटी 3 के साथ एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, जैसे हम में से कई लोगों ने किया है। और इसकी कैपेबिलिटीज़ देखकर हैरान हूँ, और हमारी सोसाइटी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के मामले में हमें बहुत समय से सिंगुलैरिटी की इस रेवोल्यूशन का वादा किया गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसका डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी पकड़ रहा है। और इसलिए ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ऐसे इंसान के तौर पर जो लाइफ और यूनिवर्स को खुलकर देखता है, अम, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा करंट डेवलपमेंटल स्टेज बहुत ट्रांजिशनल है। और अगर आप 4.5 बिलियन साल पीछे जाकर देखते हैं, तो ये प्लैनेट बेसिकली डम्ब था। अगर कुछ हजार साल पीछे जाओ तो यहाँ सिविलाइजेशन थी, लेकिन वो कोई टेक्नो सिग्नेचर्स प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। और फिर पिछले लगभग 100 सालों में कुछ ऐसा हुआ है जो दूर से पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब हम उस पॉइंट के करीब पहुंच रहे हैं जहां हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। मतलब, आमतौर पर जब हम एआई डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम सालों और दशकों की बात करते हैं, लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर के तौर पर मुझे ज्यादा लंबे समय के बारे में सोचना होता है, सेंचुरीज, मिलेनिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स। और इसलिए अगर ये वेव ऐसे ही जारी रही उस टाइम स्केल पर, जो कॉस्मिक टाइम स्केल में एक पल के बराबर है, तो इसका मतलब है कि हर चीज एआई बन जाएगी अगर ये कॉमन बिहेवियर है। और ये दिलचस्प है, क्योंकि ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हम अपने समय में एक सिविलाइजेशन के तौर पर काफी ज्यादा स्पेशल हैं, जो कि आमतौर पर एस्ट्रोनॉमर्स को मान्य नहीं होता। हम आमतौर पर मीडियोक्रिटी प्रिंसिपल को मानते हैं कि हम स्पेशल नहीं हैं, बल्कि यूनिवर्स का एक टिपिकल हिस्सा है, कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरह। लेकिन टेम्परल सेंस में हम एक यूनिक जगह पर हो सकते हैं। शायद यही फर्मी पैराडॉक्स का हल हो। अगर यह सच है कि ग्रह 3 प्रमुख चरणों से गुजरते हैं, पहला, जहां जीवन साधारण रूप में होता है, फिर एक छोटा सा दौर आता है जब बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का विकास होता है, और अंत में वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ जाते हैं, जो लंबे समय तक चलता है। तो फिर हम गैलेक्टिक हिस्ट्री के एक यूनिक और स्पेशल मोमेंट पर हैं। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए गैलेक्सी में खास दिलचस्पी का समय हो सकता है ना? ये वो समय होगा जब आप किसी सिविलाइजेशन को बहुत ध्यान से स्टडी करना चाहोगे। आप इंटरफियर नहीं करना चाहोगे, बस देखना चाहोगे कि ये कैसे अनफोल्ड होता है। ये एंसेस्टर सिमुलेशन की तरह है, जो कभी कभी सिमुलेशन आर्ग्यूमेंट में डिस्कस की जाती है, जिसमें आप शायद अपनी ओरिजिन्स ऑब्जर्व कर सकते हो और ये स्टडी कर सकते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। और हाँ, ये मेरे लिए हाल ही में फेर्मी पैराडॉक्स को थोड़ा उल्टा देखने जैसा हो गया है, और जू हाइपोथेसिस का ये आइडिया कि हमें शायद मॉनिटर किया जा रहा है, जो लंबे समय तक एससीटी कम्युनिटी में भी एक फ्रिंज आइडिया माना गया था। लेकिन लेकिन अगर हम सच में इस ट्रांजिशनल पीरियड में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये आइडिया और भी मजबूत हो जाता है। यहाँ तक कि एआई खुद भी अपनी नेचर की वजह से हमें ऑब्जर्व करेगा। तो मुझे लगता है ये एक तरह का ह्यूमन है। पहले ह्यूमन कंप्यूटेशन का एक कॉन्सेप्ट था जो जो असल में वही है जो आज के चैट लैंग्वेज मॉडल्स को फीड करता है, जो हमारी रोजमर्रा की व्यस्त गतिविधियों और कामों का इस्तेमाल करता है ताकि सीखने का कठिन काम किया जा सके। जैसे ये भाषा मॉडल्स इंटरनेट पर इंसानी बातचीत, लेखन और भाषा के पैटर्न से ट्रेन होते हैं। एआई इंसानी ब्रेन पावर के आउटपुट पर निर्भर करता है। ये लगातार हमें देखता और समझता है, और जितना ज्यादा ये देखता है उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाता है। इस प्रक्रिया में ये इंसानों को समझने में बेहद माहिर हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल सवाल जो उठता है वो ये है कि हमें क्या इंसान बनाता है? वो क्या खास बात है जो हमें इंसान बनाती है? हम सोचते हैं, जैसे आपने कहा कि 3 फेजेस होते हैं, तो फेज 3 में वो क्या चीज है जो सबसे मुश्किल से मिलती है? क्या ये स्कैर्सिटी है, यानी लिमिटेड रिसोर्सेज, या फिर कॉन्शियसनेस है? क्या यही वह चीज है जो जो विकास की प्रक्रिया से उभर कर आई है और जिसे हम इतना खास मानते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो
कंस्ट्रेंड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहे थे, वो चीज़ जिसे दुनिया को एक्सपीरियंस करने जैसा लगता है, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। क्या ये सच में आर्टिफिशियल सिस्टम्स में रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल है? क्या यही वो चीज़ है जो हमें फंडामेंटल ह्यूमन बनाती है? या फिर ये बस एक साइड इफ़ेक्ट है जिसे हम ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर आप भविष्य में देखें और एआई सिस्टम्स वो हों जो अल्फा सेंचुरी और उससे आगे की यात्रा कर रही हों, तो क्या आपको लगता है कि उन्हें अपने साथ कॉन्शियसनेस की फ्लेम ले जानी होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। ज़रूरी नहीं है। मेरा मतलब है, शायद हम यहाँ एजीआई और कॉन्शियसनेस के बीच के अंतर की बात कर रहे हैं, जो अलग-अलग आइडियाज़ हैं, और आप इनमें से एक को दूसरे के बिना भी देख सकते हैं। तो मैं ये कल्पना कर सकता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं होऊंगा। ओके, ओके, मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस के लिए कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खैर एक हद तक देखा जाए, तो चैट जीपीटी 3 में पहले से ही इंटेलिजेंस का एक लेवल है। ये जनरल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ये इंटेलिजेंस की कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है बिना कॉन्शियसनेस के। तो फिर से मैं डिसएग्री करूंगा, ठीक है, अच्छा, पर मेरे नज़रिए से मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि आपने कहा कि ये इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। ये बहुत अच्छा है कि आपने ऐसा कहा। उसी तरह जैसे ये इंटेलिजेंस की प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, मैं कहूँगा कि ये कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज़ दिखाना शुरू कर रहा है। ये बेशक आपको मूर्ख बना सकता है कि ये कॉन्शियस है। सही, हाँ, मुझे लगता है जैसे ट्यूरिंग टेस्ट समस्या है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है, अगर ये तोते की तरह बोलता है, तोते की तरह दिखता है, या बतख की तरह बोलता है, तो क्या ये उस समय मूल रूप से एक बतख नहीं है? तो हाँ, मैं उस आर्ग्यूमेंट को देख सकता हूँ। शायद ये, मेरा मतलब है, निश्चित रूप से मैंने इसके बारे में सोचने की कोशिश की। एक एस्ट्रोनॉमर के रूप में देखने वाले के नज़रिए से मैं क्या खोज रहा हूँ, चाहे वह इंटेलिजेंस कॉन्शियस हो या नहीं, इसका मेरे विचार से इस बात पर कम असर पड़ता है कि मुझे किस चीज़ की तलाश करनी चाहिए जब मैं उनके सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शायद उनके व्यवहार को ऐसे तरीके से प्रभावित कर सकता है जिसे मैं नहीं समझ सकता। लेकिन ये फिर से उस खेल में शामिल होने जैसा है जिसे मैं जीनोपसाइकोलॉजी कहूँगा। एक एलियन स्पीसीज की प्रेरणाओं के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करना काफ़ी मुश्किल है, और इसी तरह किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यह समझ पाना असंभव है कि उसके इरादे क्या हो सकते हैं। मेरा मतलब है, मैं यह सवाल करूंगा कि क्या यह सितारों के बीच यात्रा करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी लेगा? यदि इसका प्राइमरी गोल कंप्यूटेशन करना है, केवल कंप्यूटेशन के लिए, फिर ये अपने सोलर सिस्टम और उसके आसपास के बाकी मटेरियल को एक अलग लक्ष्य के लिए तैयार कर रहा होगा। अगर ये बस यूनिवर्स में कंप्यूटर सबस्ट्रेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और निश्चित रूप से यदि इसका मुख्य उद्देश्य बस अनिवार्य रूप से बेकार पदार्थ को स्मार्ट पदार्थ में बदलना है, तो मुझे लगता है कि ये हमारे यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशंस के साथ टकराव में होगा, है ना? अगर यह सच होता तो पृथ्वी यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। इस समय तक पृथ्वी को कंप्यूटर सबस्ट्रेट में बदल दिया जाना चाहिए था। गैलेक्सी के इतिहास में ऐसा होने के लिए पर्याप्त समय रहा है। तो मैं संदेह में हूँ कि हम अ, मुझे इस बात पर संदेह है कि यह एक ऐसा व्यवहार है जिसमें एआई या कोई भी सिविलाइजेशन शामिल होती है, लेकिन मुझे इससे बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना भी मुश्किल लगता है। पूरी गैलेक्सी के इतिहास में ऐसा कभी क्यों नहीं होगा, यह बताने के लिए अगर जीवन आम है, तो लाखों, शायद अरबों एआई की तात्कालिक घटनाएं गैलेक्सी में कहीं भी हो सकती थीं। और लगता है कि यह एक हानि के रूप में सामने आता है। गैलेक्सी में कहीं और इंटेलिजेंट जीवन है, ये विचार, फैक्ट कि ये हमारे इतिहास में नहीं हुआ है, शायद वह एकमात्र ठोस डेटा पॉइंट है जो हमारे पास वास्तव में बाकी सिविलाइजेशंस की एक्टिविटीज के बारे में है। बेशक डरावना तो ये हो सकता है कि हम अभी इस स्टेज में हैं जहां इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशंस खुद को नष्ट करने लगती हैं। ये बहुत शक्तिशाली हो जाता है। सब कुछ बहुत ज़्यादा हथियार, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स स्टाइल सिस्टम हैं जो गलती से आक्रामकता तक सिर्फ आत्मविनाश की संभावना को बढ़ाते हैं। आत्मविनाश से बचने की तकनीकी चुनौतियों से बचने की चुनौती के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा है। आपका मतलब है कि एआई खुद को नष्ट कर देता है
या हम एआई के आगमन से पहले खुद को नष्ट कर देते हैं? जैसे जैसे हमारी एआई और स्मार्ट होती जा रही है, या तो एआई हमें नष्ट कर देगा या कुछ और हो सकता है कि बस 1 मिलियन हो। जैसे एआई का संबंध है, वैसे ही एआई का विकास दूसरे सभी तकनीकों के विकास से भी जुड़ा हुआ है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसे नैनो स्केल पे हर तरह का इंजीनियरिंग, चीज़ों का बड़े पैमाने पर निर्माण जो हमें नष्ट कर सकती हैं, या फिजिक्स को इतना समझ लेना कि हमारे पास बहुत शक्तिशाली हथियार हों, परमाणु हथियार, यह सब। बस बहुत ज़्यादा फिजिक्स हमें नष्ट कर सकने वाली बहुत सी चीज़ें सक्षम बनाती हैं, और इससे पहले कि ये प्रोपल्शन सिस्टम्स को और सक्षम करे जो हमें खुद को नष्ट करने से पहले काफ़ी दूर तक उड़ने की अनुमति देती है। तो शायद यही दूसरे एलियन सिविलाइजेशंस के साथ होता है। क्या यह आपका फैसला है? मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि टेक्नो सिग्नेचर कम्युनिटी और एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी इस समस्या के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे हैं। मेरी राय में हमें सोचना चाहिए कि एआई हमारे समाज के लिए क्या कर रहा है और जिसके हम खोज कर रहे हैं उसके परिणाम। और इसलिए मुझे लगता है कि इस सोच का एक हिस्सा उन लोगों को शामिल करना होगा, जैसे आप, जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से ज्यादा परिचित हैं। आप अपने मन में कैसे सामंजस्य रखते हैं? आपने पहले कहा था कि आप एक गैलेक्सी की कल्पना नहीं कर सकते जहां लाइफ और इंटेलिजेंस हर जगह नहीं है। और अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिविलाइजेशंस के लिए एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, तो आप इसे कैसे सामंजस्य बिठाते हैं? हमारे चारों ओर किसी भी जानकारी की अनुपस्थिति में आर्टिफिशियल बिहेवियर, आर्टिफिशियली इंजीनियर्ड कॉलोनाइजेशन, कंप्यूटर सबस्ट्रेट, परिवर्तित ग्रह या ऐसा कुछ भी कोई सुराग या संकेत नहीं है। ये मेरे लिए बेहद मुश्किल है। फेर्मी पैराडॉक्स जो ब्रॉडली डिफाइंड है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और जो डरावनी बात है, एक बात पर मुझे शक है कि हम बार बार खुद को नष्ट कर देते हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आत्मविनाश की संभावना बस बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मेरा इंट्यूशन है कि हमने अब तक परमाणु हथियारों से खुद को क्यों नहीं उड़ा लिया। साइंटिफिक नजरिए से यह मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगता है। हाँ, मैंने दुनिया में जो भी क्रूरता देखी है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में परमाणु हथियारों की शक्ति को देखते हुए, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि हम खुद को नष्ट कर सकते हैं, और ये यहाँ एक बहुत कम संभावना वाली स्थिति लगती है। और फिर दूसरी एक्सप्लेनेशन है चिड़ियाघर, ऑब्जर्वेशन, कि हम केवल देखे जा रहे हैं। वही दूसरी बात है। बस ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बेशक पूरा साइंस सब कुछ बहुत विनम्र है। ये जानना मेरे लिए बहुत विनम्र होगा कि हम यूनिवर्स में अकेले हैं। ये बदल जाएगा। शायद मैं चाहता हूं कि यह सच हो, क्योंकि तुम चाहते हो कि हम खास बने। इसलिए मैं उस विचार का विरोध कर रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इतने खास हैं। यही वह जगह है जहां से मेरा रेजिस्टेंस आता है। मैं सिर्फ ये कहूंगा, खासियत ऐसी चीज है जिसे उस कथन में अप्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। इसमें यह मान्यता है कि हम कुछ सकारात्मक हैं। हम इस ग्रह के लिए उपहार हैं या कुछ और यह इसे खास बनाता है। हो सकता है कि इंटेलिजेंट सिटीजनरी चूहों या कॉकरोचेस की तरह ज्यादा हो। हम इस ग्रह का एक संक्रमण हैं। हम कोई परोपकारी संपत्ति नहीं हैं जो एक ग्रह वास्तव में रखना पसंद करेगा, अगर आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हम न केवल किसी प्लैनेट के बायोस्फीयर और इसकी अपनी सर्वाइवेबिलिटी के लिए सामान्य रूप से एक नकारात्मक शक्ति हो सकते हैं, जिसके बारे में मेरा मानना है कि आप एक मजबूत आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, बल्कि हम एक बहुत ही लगातार संक्रमण भी हो सकते हैं, जो शायद परमाणु युद्ध के बाद भी मौजूद रह सकता है। क्या यह हर इंसान का पूरा नाश होगा, जो कि एक काफी चरम घटना होगी, या जैसा आप इसे कह सकते हैं, कैंडल ऑफ कॉन्शियसनेस, फ्लेम ऑफ कॉन्शियसनेस कुछ छोटे समूहों के साथ जारी रहेगी, जो शायद 10,000 सालों में, 1 लाख सालों में हम देखेंगे कि सिविलाइजेशन फिर से उभरेगी और वही चीज फिर से होगी। हाँ, ये निश्चित रूप से है। लेकिन परमाणु हथियार अभी तक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है। लेकिन हाँ, किसी तरह से संक्रमण को पीछे धकेलने के लिए निश्चित रूप से। लेकिन शब्द विशेष सकारात्मक नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ मुझे लगता है कि यह इशारा करता है, लेकिन मैं आपकी बात समझता हूं, पर शायद यह बहुत ही दुर्लभ हो, शायद। हाँ, हाँ, और मुझे ये बस बहुत अजीब लगता है। मेरे लिए ब्रह्मांडीय रूप से अद्वितीय होना बहुत अजीब है। ये बस बहुत अजीब है। मेरा मतलब है कि हम गैलेक्सी में
इस स्तर की कम्प्लेक्सिटी वाली एकमात्र चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। जैसा मैंने कहा, हाँ, ये उस क्लासिफिकेशन पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि इसकी तह में कुछ और है, लेकिन यहाँ हम कुछ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि हम एक अलग जीवन की कैटेगरी हैं। जैसे कि इस मामले में, जब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे हैं जिन्हें अलग किया जा सकता है। लेकिन बेशक, हम डॉल्फिन, हम्पबैक व्हेल्स, ऑक्टोपस, कौवे और रेवंस जैसे एनिमल किंगडम में इंटेलिजेंस देखते हैं। और इसलिए यह काफ़ी संभव है अम, कि ये सब एक ही चीज़ के मैनिफेस्टेशंस हैं और हम नहीं हैं। हम कोई विशेष भिन्न वर्ग नहीं हैं, सिवाय इसके कि हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। यही असल में हमारी इंटेलिजेंस के साथ एकमात्र अंतर है और हम इसे अलग से क्लासिफाई करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कुछ हद तक ये वास्तव में एक निरंतरता का ही हिस्सा है। और इसलिए यही कारण है कि जब हम अद्वितीय के बारे में बात करते हैं, तो आप खुद को एक विशेष बॉक्स में रख रहे हैं और कह रहे हैं कि यह उन चीज़ों का एकमात्र उदाहरण है जो इस बॉक्स में आती हैं। लेकिन उस बॉक्स की दीवारें खुद हमारी अपनी अहंकार का निर्माण हो सकती हैं कि हम कुछ अलग हैं। और लेकिन मैं हमारे लिए, मतलब धरती पर सभी जीवन के लिए भी व्यापक रूप से बोल रहा था। लेकिन फिर भी यह संभव है कि अन्य ग्रहों और अन्य चंद्रमाओं पर कई प्रकार के लिविंग इकोसिस्टम्स हो सकते हैं जिनमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट ना हो। शायद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वह परजीवी चीज है जो व्यापक रूप से जीव को नष्ट कर देती है। और उसके बाद शायद ये वास्तव में एक सच्चाई है। किसी भी व्यापक तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कैटेगराइज करें, ये एक परजीवी चीज है जो खुद को नष्ट कर देती है।